नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल यूपी इंग्लिश टिस्टी बिस्टी पेपर में। दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मोरालिटी प्लेस। इससे पहले मैंने मिरेकल प्लेस पर और मिस्ट्री प्लेस पर वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज हम लोग शुरू करते हैं मोरालिटी प्लेस। तो फ्रेंड्स, जैसा आप देख सकते हैं कि नाम से ही स्पष्ट है, मोरालिटी माने क्या होता है, नैतिक शिक्षा। यानी कि उस तरह के प्ले, उस तरह के नाटक जो ऑडियंस को, दर्शकों को नैतिक शिक्षा देने का काम करते हैं, अच्छी बातें बताने का काम करते हैं। और इस तरह के जो प्लेज होते थे, उनका मकसद ये भी होता था कि जो लोग अनपढ़ हैं, जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको भी उनका मनोरंजन भी किया जाए, साथ में उन्हें कुछ मॉरल वैल्यूज़ दी जाएँ, कुछ एजुकेशन, कुछ टीचिंग उनको दी जाए, जिससे वो अच्छे काम करें। तो फ्रेंड्स, इस तरह के मोरालिटी प्लेस का ये मकसद होता था। मोरालिटी प्लेस आर ए काइंड ऑफ सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लाइफ ऑफ ए मैन। और जो मोरालिटी प्लेस होते हैं उसमें हमें सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन मिलता है, यानी कि जो भी चीज़ें मिलती हैं वो प्रतीकात्मक रूप में मिलती हैं। जैसे जो हीरो है वो अच्छाई को रिप्रेजेंट करता है, को दर्शाता है, और जो विलन है वो बुराई को दिखाता है। इस तरह के हम लोग को प्रतीकात्मक रूप में सभी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और दोस्तों, ये जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एलेगरी। ठीक है, तो ये शब्द बार बार आता है कि जो मोरालिटी प्लेज होते हैं उसमें एलेगरी हमको देखने को मिलती है, यानी कि सभी चीज़ें प्रतीक रूप में देखने को मिलती हैं। और इसके अलावा इसमें बिब्लिकल फिगर्स भी होती थी, यानी कि जो बाइबल है, ईसाइयों का जो ग्रंथ है, वहाँ से भी कहानियाँ ली जाती थी। और साथ में इसमें वर्च्यूज़ और वाइसेस को दिखाया जाता था। वर्च्यूज़ माने होता है अच्छाइयाँ, और वाइसेस माने होता है बुराइयाँ। ठीक है, तो जो मोरालिटी प्लेस हैं उसमें ये बात दिखाई गई है कि इंसान के सामने अच्छाई भी आती है, बुराई भी आती है। अब इंसान को क्या चूज़ करना है, ये उस पर डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह की इसमें थीम होती थी। सैटन इज़ पर्सोनिफाइड एज वाइस, और जो शैतान है उसको बुराई के रूप में दिखाया गया है। और जो गॉड हैं, यानी कि जीसस क्राइस्ट हैं, उनको वर्चू के रूप में दिखाया गया है, अच्छाई के रूप में दिखाया गया है। और इसके अलावा भी बहुत सारी थीम है। डेथ इज़ पर्सोनिफाइड एज ए रिवार्ड ऑफ सिन, और जो डेथ है, मृत्यु है, उसको दिखाया गया है कि जो लोग पाप करेंगे तो उनको, पापियों के लिए एक पुरस्कार है जिसको कहते हैं मृत्यु। तो जो लोग पाप करते हैं उनको डेथ मिलती है, यानी कि उनको मृत्यु मिलती है। और इस तरह के जो प्लेस होते थे उसमें हीरो रिप्रेजेंट्स मैनकाइंड। जो हीरो होता था वो अच्छे काम करता था और वो मानवता को दिखाता था। तो इस तरह की थीम हमको मोरालिटी प्लेस में देखने को मिलती है। और दोस्तों, इस तरह के जो प्लेस थे वो 15th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते थे। 15th सेंचुरी में यूरोप में और इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते थे। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, मोरालिटी प्लेस वर वेरी पॉपुलर इन यूरोप इन 15th एंड 16th सेंचुरी। ठीक है, दोनों टाइम इसमें आ जाएगा। 15th और 16th सेंचुरी में मोरालिटी प्लेस बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ करते थे। तो मोरालिटी प्लेस में जो सबसे पहला मोरालिटी प्लेस है वो है ऑर्डर ऑफ द वर्च्यू। ये जो है, इसको पहला मोरालिटी प्ले माना जाता है। और इसको दूसरी भाषा में ऑर्डो विक्टिटम भी कई बार बोलते हैं, पर इसको आप ये याद कर लीजिए, ऑर्डर ऑफ द वर्च्यूज़, इसको पहला मोरालिटी प्ले माना जाता है। यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग देख सकते हैं कि मोरालिटी प्ले का जो हीरो होता है वो ह्यूमैनिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यानी कि मानवता को रिप्रेजेंट करता है, दिखाता है। और जो हीरो होता है वो मुख्य रूप से अच्छे काम करता है और बुरे काम नहीं करता है। और यहाँ पर मोरालिटी प्लेस में ये भी देखने को मिलता है कि जो 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 मेन कैरेक्टर होता है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटागनिस्ट, वो बहुत सारी अप्स एंड डाउन्स फेस करता है और बहुत सारी उसके सामने सिचुएशंस आती हैं, बहुत सारी विचित्र परिस्थितियाँ पैदा होती हैं, जिसमें उसको अच्छाई या बुराई में से किसी एक को चुनना पड़ता है। वो अच्छाई को चुनता है या बुराई को चुनता है। इस तरह की थीम आपको देखने को मिलेगी मोरालिटी प्लेस में। और जो 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 मेन कैरेक्टर होता है उसके दिमाग में हमेशा एक संघर्ष चलता रहता है
ठीक है। जो मोरलिटी प्लेस होते हैं उसमें हमेशा जो मेन किरदार होता है, बेसिक कैरेक्टर होता है, मेन कैरेक्टर होता है, उसके दिमाग में हमेशा एक संघर्ष चलता रहता है कि वो अच्छाई का चुनाव करे या बुराई का चुनाव करे। तो इस तरह के मोरलिटी प्लेस होते थे। इसको मैंने हिंदी में भी यहाँ पे लिख दिया है कि हीरो के सामने ऐसे हालात और विचित्र परिस्थितियाँ पैदा हो जाती थीं जिसमें उसे अच्छाई या बुराई किसी एक को चुनना पड़ता था। ठीक है। तो कुल मिला के उसको मोरल वैल्यूज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया है राइटर ने। हीरो के मन में हमेशा संघर्ष चलता रहता है कि वह अच्छा काम करे या बुरा काम करे। तो इस तरह की थीम होती थी, प्रोटोगनिस्ट रिपेंट्स एंड वांट्स टू फाइंड सेल्वेशन। और जो इस तरह के जो प्लेस होते थे मोरलिटी प्लेस, उसमें जो मेन कैरेक्टर होता था यानी कि प्रोटोगनिस्ट होता था, वो जब उससे कोई गलती हो जाती थी वो रिपेंट्स करता था यानी कि पश्चाताप करता था, और फिर दिखाते थे नाटकों में दिखाते थे कि वो सेल्वेशन पाना चाहता है यानी कि वो मोक्ष पाना चाहता है, मन की शांति पाना चाहता है, एंड फेसेस हिज डेथ, और उसकी मृत्यु भी दिखाई जाती है। इस तरह के नाटकों में दिखाई जाती थी। वी ऑल्सो फाइंड 7 डेडली सिंस, और इस तरह के जो प्लेस होते थे उसमें 7 डेडली सिंस के को भी दिखाते थे। 7 जो पाप होते हैं जिसके बारे में बताया गया है, वो कौन कौन से पाप हैं? प्राइड यानी कि घमंड करना, ग्रीड यानी कि लालच करना, लस्ट यानी कि हवस, इनवी ईर्ष्या करना, ग्लटनी यानी कि बहुत ज़्यादा खाना खाना या पेटूपन, रैथ माने होता है क्रोध करना, और स्लॉथ माने होता है आलस। तो इस तरह के जो मोरलिटी प्लेस होते थे उसमें सभी इमोशंस को बहुत अच्छी तरह दिखाया जाता था यानी कि 7 सिंस को उसमें बहुत अच्छी तरह दिखाया जाता था। तो इस तरह के ये प्लेस होते थे मोरलिटी प्लेस। और जो मेन थीम थी वो हमने आपको बता दी कि इस तरह के जो प्लेस होते थे उसमें मेन थीम ये होती थी कि जो बुराइयां हैं वो मनुष्य को घेर लेती हैं और बुरा काम करने के लिए लालच देती हैं, पर ये मनुष्य के ऊपर डिपेंड करता है कि वह कौन सा रास्ता चुनता है, अच्छाई का रास्ता चुनता है या बुराई का रास्ता चुनता है। और दोस्तों जैसे जो हम सभी जो मनुष्य हैं उनके सामने भी बहुत बार बुराइयाँ लालच देती हैं कि कोई हम बुरा काम कर लें और जल्दी पैसे कमा लें, इस तरह का भी कंडीशन आती है, पर वो हमारे ऊपर है कि हमें क्या करना है। जैसे बहुत से बच्चे परीक्षा में नकल करके पास करते हैं, बहुत से बच्चे मेहनत करके पास करते हैं, तो जो नकल करके पास करते हैं वो एक बुरी आदत है और उसको नहीं चुनना चाहिए। तो इस तरह की जो मोरल वैल्यूज़ पर बहुत ज़्यादा जोर रहता था मोरलिटी प्लेस में। तो दोस्तों ये मैंने आपको थोड़ा बताया है। अब देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द एम ऑफ मोरलिटी प्लेस। जो राइटर लोग मोरलिटी प्लेस लिखते थे 15th और 16th सेंचुरी में, उसके पीछे क्या मकसद था, ठीक है, उसके पीछे वहाँ पे जो राइटर्स थे उसका मकसद क्या था। तो दोस्तों इसका सबसे पहला जो एम था, टारगेट था, वो था टू एजुकेट पीपल बाय एंटरटेनमेंट। जो प्लेस थे, नाटकों का जब परफॉर्मेंस किया जाता था तो लोगों को इंटरटेनमेंट मिलता था क्योंकि उस ज़माने में सिनेमा नहीं होते थे। तो पहला टारगेट था कि लोगों का मनोरंजन करना। और जो दूसरा इसमें एम था, टू एजुकेट पीपल अबाउट द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ बाइबल एंड क्रिश्चियनिटी। और जो दूसरा जो उनका लक्ष्य था वो था कि लोगों को बाइबल के बारे में और यीशु मसीह के सिद्धांतों के बारे में बताया जाए, जो उनका उपदेश है उसके बारे में बताया जाए। और यहाँ पर एक तीसरा मकसद भी था, टू एजुकेट इलिटरेट पीपल अबाउट गुड और इविल। और लोगों को, जो लोग पढ़ और लिख नहीं सकते हैं, ऐसे बहुत से लोग थे जो उस ज़माने में पढ़े लिखे नहीं थे, 15th और 16th सेंचुरी की बात हो रही है। तो यदि वे पढ़ लिख नहीं सकते हैं तो उनको नाटकों के द्वारा यानी कि प्लेस के द्वारा उनको बताया जाए कि कौन कौन से अच्छे काम हैं, कौन कौन से बुरे काम हैं, और मनुष्य को सिर्फ अच्छे काम करना चाहिए, बुरे काम को नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये पूरा मैंने आपको बताया मोरलिटी प्लेस। तो चलिए अब जान लेते हैं सम इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ मोरलिटी प्लेस। अब जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे कौन कौन से ऐसे प्लेस हैं जिनको मोरलिटी प्लेस कहा जाता है। तो फ्रेंड्स जो सबसे पहला है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, द कैसल ऑफ परसिवरेंस। द कैसल ऑफ परसिवरेंस द कैसल ऑफ परसिवरेंस। कैसल माने होता है किला और परसिवरेंस माने होता है दृढ़ निश्चय। तो इसका जो शाब्दिक अर्थ ये हुआ कि दृढ़ निश्चय रूपी किला। ठीक है। तो जब आपको इन कठिन शब्दों का हिंदी अर्थ पता होगा तो आपको बिल्कुल भी इसमें दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा।
कैसल माने होता है किला, और परसिवरेंस माने होता है दृढ़ निश्चयी होना। तो ये एक है जिसको मोरलिटी प्लेस कहा जाता है। दोस्तों सेकंड वाला है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये सारे इम्पॉर्टेंट हैं, विजडम। ठीक है, ये जो है ये भी एक मोरलिटी प्ले है, और इसको कई बार माइंड, विल और अंडरस्टैंडिंग के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए आप लोग ये नाम भी इसका याद कर लें। जो तीसरा मोरलिटी प्ले है वो है मैनकाइंड, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और दोस्तों और ये जो 3 नाटक मैंने आपको बताए हैं, द कैसल ऑफ परसिवरेंस और मैनकाइंड और विजडम, ये तीनों जो नाटक हैं, यानी कि इनकी जो बुक्स हैं, उनका जो कलेक्शन है उसको मैक्रो मैन्युस्क्रिप्ट भी कहा जाता है। ये भी आप लोग साथ साथ जान लीजिए। ठीक है, ये सारे नाटक जो होते थे वो किताब में लिखे जाते थे, और इन तीनों नाटकों का जो कलेक्शन है यानी कि संग्रह है, उसको संयुक्त रूप से द मैक्रो मैन्युस्क्रिप्ट भी कहा जाता है। यदि आपको याद करने में दिक्कत हो रही है तो आप ऐसे याद कर लीजिए, मैन कैश विज। जो मैन कैश विज है उसको मैक्रो मैन्युस्क्रिप्ट भी कहते हैं। मैन से हो गया मैनकाइंड, कैश से हो गया द कैसल ऑफ परसिवरेंस, और विज से हो गया विजडम। ठीक है, इस तरह आप याद कर लीजिए। अब दोस्तों आगे चलते हैं, 4th नंबर पे चलते हैं। तो फ्रेंड जो 4 वाला है एवरी मैन। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मोरलिटी प्ले है, और जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे इस तरह पूछ लेंगे कि जो एवरी मैन है वो किस तरह का प्ले है, विच टाइप ऑफ प्ले इज़ एवरी मैन, ऐसे पूछ लेंगे। तो आपके सामने ऑप्शन देंगे कि मिरेकल प्ले है, या मिस्ट्री प्ले है, कि इंटरल्यूड है, या मोरलिटी प्ले है, तो आपको मोरलिटी पर टिक करना होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, 5th चलते हैं 5th प्ले पे। तो इसका नाम है द इंटरल्यूड ऑफ 4 एलिमेंट, और देखिए आगे लिखा है एन अर्ली मोरल प्ले। मोरल प्ले का मतलब है मोरलिटी प्ले। तो दोस्तों यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ इंटरल्यूड लिखा है पर ये मोरलिटी प्ले के अंतर्गत ही आएगा। चलते हैं 6 पॉइंट पे। तो जो 6 वाला है वो है पैटरनॉस्टर प्ले, ये भी एक मोरलिटी प्ले है। द प्ले ऑफ द क्रीड, ये भी एक मोरलिटी प्ले है। द प्ले ऑफ विट एंड साइंस, ये भी एक मोरलिटी प्ले है। तो दोस्तों यदि आप नोट्स बनाना चाहें तो साथ साथ आप नोट्स बनाते रहिए, इससे आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो फ्रेंड्स हमने कुल मिला के 8 मोरलिटी प्ले को जान लिया है। तो चलिए इसके बारे में 2-2 लाइनें पढ़ लेते हैं। जो पहला वाला है, इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द कैसल ऑफ परसिवरेंस। मैंने आपको बता चुका हूँ कि परसिवरेंस माने होता है दृढ़ निश्चयी होना, दृढ़ निश्चय, और कैसल माने होता है किला। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि दृढ़ निश्चय रूपी किला। तो ये जो प्ले है मोरलिटी प्ले इज़ ए 15th सेंचुरी मोरलिटी प्ले एंड इट्स मेन कैरेक्टर इज़ मैनकाइंड। ये जो प्ले था ये 15th सेंचुरी में लिखा गया था और परफॉर्मेंस हुआ था, और इसका जो मेन कैरेक्टर है वो है मैनकाइंड, ये आप लोग याद कर लीजिए। इसका पूरा नाम था ह्यूमैनम जीसस, पर इसको मैनकाइंड के नाम से ज़्यादा ये लोकप्रिय है। हु हैज़ 7 डेडली सिंस। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसा मैंने आपको बताया कि मोरलिटी प्लेज में आपको बार बार 7 सिंस मिलेंगे। एक मनुष्य के अंदर जो 7 बुराइयां होती हैं, 7 पाप होते हैं, जिसके बारे में ऊपर बता चुका हूँ, वो आपको मिलेंगे। ही सेंट टू द कैसल ऑफ परसिवरेंस। तो हाँ, इसमें स्टोरी क्या है कि जो मैनकाइंड है उसको 7 बुराइयाँ जो सभी मनुष्य में होती हैं, 7 पाप वो घेर लेते हैं। तो ईश्वर मैनकाइंड को यानी मनुष्य को बचाने के लिए कहाँ भेज देते हैं, द कैसल ऑफ परसिवरेंस में भेज देते हैं। एक ऐसे किले में भेज देते हैं जहाँ पर कोई भी बुराई नहीं जा सकती है, वेयर ही विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम 7 सिंस बाय 7 वर्च्यूज़। और जो गॉड होते हैं, ईश्वर होते हैं, वो मनुष्य की जो 7 पाप होते हैं उससे 7 अच्छाइयों से बचाते हैं। ये इसकी थीम है। और इसका आप द कैसल ऑफ परसिवरेंस का आप ट्रांसलेट करेंगे तो होगा दृढ़ता का किला या दृढ़ निश्चयी का किला, इस तरह का इसका बनेगा। दोस्तों नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट प्ले है वो है विजडम। विजडम माने आप जानते हैं बुद्धिमत्ता, ज्ञान, इसका ये अर्थ होता है। तो ये जो प्ले है इट इज़ ऑल्सो नोन एज माइंड, विल एंड अंडरस्टैंडिंग। विजडम प्ले को माइंड, विल और अंडरस्टैंडिंग के नाम से भी जाना जाता है। इन दिस प्ले
वी फाइंड ए स्ट्रगल बिटवीन गुड एंड इवल. इट शोज क्राइस्ट एंड लूसीफर ओवर द सोल ऑफ द मैन फॉर गुड पर्पस. और इसमें भी वही कहानी है, वही थीम है कि अच्छाई और बुराई के बारे में बताया जा रहा है कि जो बुराई होती है वो बार बार मनुष्य को घेरना चाहती है और बुरे काम करवाने के लिए प्रेरित करती है, पर जो क्राइस्ट हैं यानी कि यीशु मसीह हैं और लूसीफर एक इनका दूत है, वो मनुष्य को बचाने का काम करता है. दोस्तों आगे बढ़ते हैं. तो नेक्स्ट हमारा मल्टीप्ले है मैनकाइंड. मैनकाइंड का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है मानवता, मनुष्य जात, इसका अर्थ होता है. ये भी एक मोरल्टी प्ले है जो 1470 में लिखा गया था. तो फ्रेंड्स ये हो गया और आगे बढ़ते हैं. तो एक नेक्स्ट जो प्ले है द इंटरल्यूड ऑफ 4 एलिमेंट्स इज़ ए 15th सेंचुरी मोरल्टी प्ले. द इंटरल्यूड ऑफ 4 एलिमेंट्स, ये भी एक मोरल्टी प्ले है जिसको 15th सेंचुरी में लिखा गया था. सम टाइम ऑल्सो नोन एज 4 एलिमेंट. और ये जो प्ले है इसको कई बार शॉर्ट में 4 एलिमेंट के नाम से भी बुलाया जाता है. दोस्तों आगे बढ़ते हैं. तो जो हमारा नेक्स्ट प्ले है एवरी मैन, ये भी एक मोरल्टी प्ले है. एवरी मैन माने क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है हर कोई, प्रत्येक मनुष्य, हर मनुष्य, ये इसका शाब्दिक अर्थ हुआ. ये जो प्ले है इसका जो पूरा नाम जो है इंग्लिश में द सोमोनिंग ऑफ एवरी मैन, ये इसका पूरा नाम है, पर शॉर्ट में इसे एवरी मैन कहकर बुलाते हैं. और द समनिंग ऑफ एवरी मैन को इंग्लिश में कहते हैं द समनिंग ऑफ एवरी मैन. समनिंग माने होता है किसी को बुलाना, कहीं पर बुलाना. तो ये भी एक मोरल्टी प्ले है. रिफर टू सिंपली एज एवरी मैन इन द लेट 15th सेंचुरी मोरल्टी प्ले, जो कि 15th सेंचुरी में लिखा गया था. तो दोस्तों यहाँ पर आप ये बात देख रहे होंगे कि ज़्यादातर मोरल्टी प्लेस 15th सेंचुरी में आए हैं और कुछ 16th सेंचुरी में भी देखने को मिलते हैं. तो फ्रेंड्स इसमें क्या स्टोरी है थोड़ा सा आपको बता देते हैं. जो एवरी मैन में ये स्टोरी है, इसमें कौन कौन से मेन कैरेक्टर्स हैं. इसमें एवरी मैन है यानी मनुष्य है, जो इंसान है वो इसमें मेन कैरेक्टर है. गॉड है, इसमें डेथ है और अच्छे काम हैं. एंजल्स हैं यानी देवदूत हैं. नॉलेज है, ज्ञान है. ब्यूटी है, डिस्क्रिशन है, स्ट्रेंथ है. ये इसमें मेन कैरेक्टर्स हैं. ठीक है फ्रेंड्स. और यहाँ पे जितने कैरेक्टर्स हैं वो क्या प्रतीकात्मक रूप में आपको देखने को मिलेंगे. ये जो वर्ड है ये आपको बार बार देखने को मिलेगा, यानी कि प्रतीकात्मक रूप में आपको देखने को मिलते हैं. बेसिक थीम इज़ ह्यूमन सैल्वेशन एंड हाउ टू फाइंड इट. और जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें मनुष्य को जब आभास होता है कि उससे कुछ गलती हुई है तो वो सैल्वेशन पाना चाहता है, वह मोक्ष पाना चाहता है और उसके लिए वो कोशिश करता है कि उसको मोक्ष कैसे मिले. और इसके अलावा इसमें क्या थीम है कि एवरी मैन प्लेज हैज़ ए बेसिक थीम दैट पीपल ऑन अर्थ आर मोर फोकस्ड ऑन वेल्थ एंड वर्ल्डली पोजेशंस, सो गॉड सेंड्स डेथ टू अर्थ टू रिमाइंड ह्यूमन बीइंग्स अबाउट द पावर ऑफ द गॉड्स. कहने का मतलब है कि भगवान ने इंसानों को बनाया था, पृथ्वी पर भेजा था जिससे जाकर वो कुछ अच्छे काम करें. पर यहाँ पे क्या हुआ कि इंसान जो था वो वेल्थ में फंस गया, यानी कि पैसे में फंस गया, पूंजी बनाने में लग गया. वर्ल्डली पोजेशंस यानी कि जो सांसारिक चीज़ें होती हैं, रुपया, धन, ज़मीन, इन सब में वो पड़ गया और उसने अच्छे काम नहीं किए. फिर क्या हुआ? गॉड सेंड्स डेथ टू अर्थ. फिर ईश्वर जो था वो नाराज़ हो गया और उसने मृत्यु को कहाँ भेजा? धरती पर भेजा, जिससे मनुष्य को याद रहे कि उसको क्यों भेजा गया था. और मोरल वैल्यूज़, मतलब गॉड ये चाहते थे कि जो मनुष्य है वो पृथ्वी पर जाए तो वहाँ पर मोरल वैल्यूज़ पर फोकस करे, यानी कि वो अच्छे काम करे. पर हुआ क्या था कि जो मनुष्य था वो धन लोलुप हो गया था, रुपए पैसे बनाने में लग गया था. तो ये देखिए गॉड गुड एंड इविल, ठीक है. गॉड यही चाहते थे कि मनुष्य जो रहे वो मोरल वैल्यूज़ पे फोकस करे और अच्छाइयों को ग्रहण करे, बुराइयों का त्याग करे. दोस्तों आगे बढ़ते हैं. तो नेक्स्ट हमारा जो मोरल्टी प्ले है द प्ले ऑफ विट एंड साइंस इज़ ए
16th सेंचुरी इंग्लिश मोरलिटी प्ले। ये जो प्ले है ये 16th सेंचुरी में लिखा गया और इसका आयोजन किया गया, परफॉर्मेंस किया गया। और बेसिक थीम ऑफ दिस प्ले इज़ विट फॉल्स इन लव विद ए लेडी साइंस। इस प्ले में ये स्टोरी है कि विट नाम का एक आदमी है जो लेडी साइंस से प्यार करने लग जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जो मोरलिटी प्ले है वो पूरा हो गया है। इसके बाद मैं आपको इंटरल्यूड पढ़ाऊँगा और इंटरल्यूड के लिए दूसरा वीडियो आपको मिल जाएगा। तो जिन लोगों ने मिरेकल प्ले का वीडियो नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिस्ट्री प्ले का वीडियो नहीं देखा है तो भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो कमेंट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर कर दें। धन्यवाद।